तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की स्पेशल प्रश्न सीरीज मैंने यहाँ पर चला रखी, जिसमें डेली 33 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया जाता है। आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। ये प्रश्न सीरीज आपके विशेष करके एमपी संविदा शिक्षक भर्ती में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और यदि आप किसी और टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक स्पेशल प्रश्न सीरीज है जिसमें पूर्व वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए उनको यहाँ पर समाहित किए गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम लगाए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बात की पुनरावृत्ति के लिए सामग्री को में संग्रहित किया जाता है, यानी बात की पुनरावृत्ति याद के लिए सामग्री को किस स्मृति में संग्रहित किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स। चारों ऑप्शन है या मैंने आंसर्स को भी बताऊंगा, आप ऑप्शन को देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इस तरह प्रैक्टिस कीजिए। प्रश्न नंबर 1 का आंसर ये इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, और तो आप बताइए पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि बात की पुनरावृत्ति के लिए दीर्घकालिक स्मृति में अपन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एमपीटेट 2018 में जो पेपर हुआ था उसका पेपर है। बहुत अच्छा प्रश्न पत्र है, आपके आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। यहाँ पर मैंने आंसर को इसलिए ऐड कर रखा है क्योंकि हमारा ध्यान सीधा आंसर की तरफ ही जाता था, हम प्रश्नों को नहीं समझ पाते, इसलिए इसका पहला ऑप्शन क्या होगा पहले प्रश्न का? दीर्घकालिक स्मृति, यानी बात की पुनरावृत्ति के लिए सामान किसमें संग्रहित किया जाता है? दीर्घकालिक स्मृति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक तकनीक है जिसका उपयोग हकलाने, रुक कर बोलने को एड्रेस करने के लिए किया जाता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी तकनीक है जो कि रुक कर यानी हकलाने को आइडेंटिफाई या एड्रेस करने के लिए किया जाता है और उसके द्वारा उसमें सुधार भी किया जा सकता है? तो वो है लंबा भाषण। देखिए, लंबे भाषण में स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ हकला रहा, कैसे हो रहा, उसको एड्रेस करने के लिए एक बेटर ऑप्शन है तो एक लंबा भाषण। तो इसका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण अनुभव की स्मृति का विकास करने में सक्षम होगी। तो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण अनुभव की समृद्धि का विकास करने में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सक्षम होगी? देख लीजिए फ्रेंड्स चारों ऑप्शंस को। तो यह है जन्मजात क्षमता ही जीवन के प्रारंभिक वर्षों और वातावरण के अनुभव को समृद्ध बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, जन्मजात क्षमता है, इसका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में उपलब्धि से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है, यानी विद्यालय में जो उपलब्धि है उसके सबसे अधिक निकटता किस चीज़ से संबंधित करता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। माता पिता के व्यवहार, छात्रों का आचरण, साथी समूह से बातचीत, शिक्षकों की गुणवत्ता। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा शिक्षकों की गुणवत्ता ही विद्यालय में उपलब्धि से सबसे अधिक निकट का संबंध रखती है। यानी शिक्षकों की गुणवत्ता अगर अच्छी है, उस स्कूल का और विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों का बहुत ही अच्छा विकास होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निर्माणवाद ज्ञान के मूल्य को स्वीकार नहीं करता। जो निर्माणवाद है ज्ञान के मूल्य को स्वीकार नहीं करता बल्कि निर्माणवाद को ही लेता है। तो वो क्या है? व्यक्ति के सत्य, व्यक्तिपरक है, व्यक्तिगत है, वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, वो सभी पे लागू होता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अजनबियों का वह जो बच्चे विकसित करते हैं के कारण होता है। अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं वो किसके कारण होता है? तो वो किसके कारण होता है बताइए फ्रेंड्स। तो वो होता है चित्त प्रतिष्ठान, प्राणिकुल, क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। जो अजनबियों का भय जो है ना बच्चे उसको विकसित करते हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है, यानी हिंदी में कहे तो चित्त प्रतिष्ठित प्राणिकुलर।
देखो CDP बेसिकली साथियों इंग्लिश वर्ड याद कर लेना या समझ लेना ज़्यादा रहता है। देखो हिंदी के वर्ड थोड़े से कठिन हो जाते हैं इसमें, और दोनों भाषाओं में अगर आप अधिगम करते चलेंगे ज़्यादा बेटर होगा। तो जैसे चट प्रतिष्ठित प्राणीकुल एक थोड़ा नया लग रहा हो, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग आप जानते हो जो कि पावलोव ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है। हाँ, पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं को चाहिए, यानी पाठ्यक्रम को बनाते समय बच्चे की अंतर्निहित जो क्षमताएं हैं उनको किस तरह ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा, ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों की अंतर्निहित क्षमताओं के अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। तो इस तरह फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न किस तरह, एरिक्सन के अनुसार यदि स्थापित नहीं होता तो भूमिका में भ्रम होता है। एरिक एरिक्सन के अनुसार यदि स्थापित नहीं होता, क्या स्थापित नहीं होता, 4 वो ऑप्शन दे रखे। तो इसके अनुसार पहचान, एरिक्सन के अनुसार यदि पहचान स्थापित नहीं होती तो भूमिका का भ्रम हो जाता है। किसी काम की पहचान या आइडेंटिटी नहीं हो पाती तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइडेंटिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को विकसित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, CDP को सोल्व करते समय जहाँ भी सांस्कृतिक सामाजिक की बात आ जाए वहाँ पर तुरंत याद कर लो कि वाइगोत्स्की है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक डेवलपमेंट में वाइगोत्स्की का अहम योगदान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यही पूछा, नए संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को विकसित किया है, तो वो कौन है, लीव वाइगोत्स्की। तो इस तरह फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, लीव वाइगोत्स्की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। बाल विकास निम्न से संबंधित है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट रिफर्स टू, बाल विकास किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन देख लीजिए। केवल मात्रात्मक परिवर्तन, केवल गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन एवं मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जो बालक का विकास होता है केवल मात्रात्मक नहीं होता, न केवल गुणात्मक होता, जबकि ये होता है गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं इसमें, और मात्राओं में भी परिवर्तन होते हैं। ये सब आप सब लोग जानते हैं। तो बाल विकास गुणात्मक परिवर्तन एवं मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न, बच्चों में होने वाले द्विध्रुवी विकार यानी बाइपोलर डिसऑर्डर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। बच्चों में होने वाले द्विध्रुवी विकार यानी जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है वो उसको बताना है। देख लीजिए कौन सा होगा। तो मूड में अत्यधिक बदलाव होना, ये इस डिसऑर्डर की सबसे अधिक बड़ी विशेषता है। यानी बच्चे द्विध्रुवी विकार से प्रेरित रहते हैं। वो थोड़ी देर के लिए ये पढ़ेंगे कि मैथ को पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद बोलेंगे मैं विज्ञान को पढ़ना चाह रहा हूँ। इस तरह के डिसऑर्डर होते रहते हैं। तो वो क्या है, उनके मूड में अत्यधिक बदलाव देखा जाता है। तो इस तरह थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा प्रश्न राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। किस प्रकार के सिद्धांत विकास में अनुभव और आनुवंशिकी के दोनों के योगदान को स्वीकार करते हैं। यानी जो किस प्रकार का सिद्धांत है जो विकास में अनुभव को भी स्वीकार करता है और आनुवंशिक यानी वंशानुक्रम को दोनों का योगदान को स्वीकार करते हैं। तो कौन सा सिद्धांत है बताइए फ्रेंड्स। तो वो है अंत्यक्रियावादी सिद्धांत, यानी पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है, अंत्यक्रियावादी सिद्धांत, फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्टेनबर्ग के अनुसार रहन सहन यानी लिविंग में समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है। अकॉर्डिंग टू स्टेनबर्ग के अनुसार रहन सहन लिविंग में समग्र सफलता किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है। ठीक है, स्टेनबर्ग वही है जिन्होंने आईक्यू की अवधारणा दी थी। ठीक है, और बाद में इस सूत्र को टर्मन ने डेवलपमेंट किया था। ठीक है, और स्टेनबर्ग ने ये अवधारणा कब दी थी, 1912 में। ठीक है, बुद्धि इंटेलिजेंट क्वेश्चन, फिर इसको MA/CA
सो इज इक्वल टू बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र फिर टर्मन ने डेवलप किया था, और MA/CA की बात ईस्टर्न ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह स्टेनबर्ग के अनुसार रहन सहन लिविंग में समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है। तो 13वें प्रश्न का आंसर बता दीजिए। तो है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, यानी अकॉर्डिंग स्टेनबर्ग के अनुसार रहन सहन लिविंग वाली समग्र सफलता एक किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल है, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता ने। ठीक है, पार्टिसिपियल इंटेलिजेंट यानी व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की बात होगी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ये राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिक विकास के जैविक विकास के लिए आप किसका मैच्योरेशन बोलते हैं, क्या फला व्यक्ति मैच्योरेशन हो गया, मैच्योरेशन पीरियड में तो परिपक्वता, यानी जैसे देख लीजिए हिंदी में दोनों मैच्योरिटी और मैच्योरेशन का कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इसका एक परिपक्वता ही हो रहा है, लेकिन इसका अगर इंग्लिश में आप देखोगे तो मैच्योरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए शब्द का जो इस्तेमाल करेंगे वो मैच्योरेशन काफ़ी उपयुक्त शब्द रहेगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर मैच्योरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द से निरूपित किया है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव और सकारात्मक पॉजिटिव मूल्यांकन को किस शब्द ने निरूपित किया है। तो किस शब्द ने निरूपित किया फ्रेंड्स, देख लीजिए चार ऑप्शन को, एक सेकेंड। तो है आत्मसम्मान शब्द ने निरूपित किया है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के किए गए नेगेटिव और सकारात्मक मूल्यांकन को आत्मसम्मान से निरूपित किया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पहला फर्स्ट ऑप्शन इज राइट अपना आत्मसम्मान। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस मनोवैज्ञानिक ने अल्बर्ट नाम एक छोटे बालक को शामिल करते हुए शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनर पर एक प्रयोग किया गया। तो क्लासिकल कंडीशनर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, या किस चीज़ पर प्रयोग किया, तो इवन विच पावलोव ने किया था, और इसका उन्होंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये पूछा कि किस मनोवैज्ञानिक ने अल्बर्ट नामक एक छोटे बालक को शामिल करते हुए शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनर पर एक प्रयोग किया गया था। तो ठीक है, तो उन्होंने एक बच्चे पर किया गया था, तो वो कौन से वैज्ञानिक है, तो वो है जॉन वॉटसन। ठीक है, तो 16वें नंबर प्रश्न का आंसर होगा जॉन वॉटसन। ठीक है, जॉन वॉटसन फोर्थ ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संवेदी रजिस्टर का कौन सा हिस्सा पर्यावरण के दृश्य पहलू को कैप्चर करता है, यानी सेंसरी रजिस्टर का कौन सा हिस्सा पर्यावरण के दृश्य पहलू को कैप्चर करता है। विच पार्ट्स ऑफ सेंसरी रजिस्टर कैप्चर्स विजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल। कौन सा हिस्सा संवेदी रजिस्टर का पर्यावरण के दृश्य पहलू को कैप्चर करता है, रिकॉर्ड करता है, तो कौन सा है। 17वें नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। तो वह प्रतिष्ठित स्मृति। ठीक है, तो वो प्रतिष्ठित स्मृति यानी आइकॉनिक मेमोरी उस चीज़ को स्टोर करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ये राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न है, यदि एक छात्र परामर्श लेता है तो उसका निम्नलिखित में से क्या कारण होता है, यानी कोई छात्र एक परामर्श ले रहा किसी से तो उसका निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है, बताइए फ्रेंड्स। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पेशागत असमंजस है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा, आप लोग भी अपने टीचर से परामर्श लेता है या अपने पेरेंट्स से परामर्श लेते हैं, अपने दोस्तों से लेते हैं, अपने सीनियर भाई बहनों से लेते हैं। तो उस स्थिति में तो जो परामर्श लेता है उसका क्या कारण हो सकता है, तो पेशागत असमंजस या आप करियर के प्रति कन्फ्यूजन है या करियर के प्रति असमंजस बना हुआ है, तो वो एक उसका एक शब्द में अगर बोलें तो पेशागत असमंजस है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी दीर्घकालिक स्मृति में सूचना के भंडारण में सहायता करने की तकनीक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो निम्नलिखित में कौन सी दीर्घकालिक स्मृति में सूचना के भंडारण में सहायता करने की तकनीक नहीं है? तो दीर्घकालिक स्मृति में सूचना मेमोरी को स्टोर करने में सहायता करने की तकनीक नहीं है। जिस प्रश्न में नहीं आ जाए, नोट आ जाए ना, वहाँ पे थोड़े कान खड़े कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं है पूछा, दीर्घकालीन सूचना के भंडारण में सहायता करने की तकनीक नहीं है। तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन को देख लीजिए। विस्तार, रिहर्सल, चेकिंग की स्मृति विज्ञान, तो ये चेकिंग इसमें नहीं है, चेकिंग नहीं है। ठीक है, 3rd ऑप्शन राइट होगा। और इसमें विस्तार दीर्घकालीन स्मृति में हेल्प करेगा, रिहर्सल करेगा, स्मृति विज्ञान भी करेगा, लेकिन चेकिंग बिल्कुल नहीं हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहिर्मुखी व्यक्ति के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? ठीक है, देख लीजिए, चारों ऑप्शन अच्छे हैं। तो इसमें रहेगा, वे सामाजिक स्थिति से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो वही व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट पर्सन है ना, वो सामूहिक स्थिति से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो 2nd ऑप्शन इसका राइट आंसर रह जाएगा। ठीक है, 2nd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हेल्गो थ्योरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? हेल्गो थ्योरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, बताइए फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन ही राइट होगा इसका। एल्गोरिथम एक विशिष्ट समस्या को हल करने के उद्देश्य से अनुसरण करने के लिए चरणों का एक समूह है। तो क्या है, एल्गोरिथम एक विशिष्ट समस्या को, यानी कोई बड़ी समस्या, स्पेशल समस्या को हल करने से के उद्देश्य से उसके अनुसरण करने के चरणों का एक समूह है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, विचलन बुद्धि उपलब्धता डेविसिएंट इंटेलिजेंट क्यूट शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी डेविसिएंट इंटेलिजेंट क्यूट शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तो इस शब्द का इन्होंने डेविड वेस्टलस ने इस शब्द का प्रयोग किया था, किसका? डेविसिएंट इंटेलिजेंट क्यूट शब्द का। तो 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए। अकादमिक पाठ्यक्रम लिंग भेदभाव को कैसे बढ़ावा देता है? यानी अकादमिक पाठ्यक्रम लिंग भेदभाव को कैसे बढ़ावा देता है? जो अकादमिक पाठ्यक्रम है वो लिंग बातों को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है? ये 4 ऑप्शन में उसको शो कर रखा है, देख लीजिए किस तरह देता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा। वो क्या है? पुरुष की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों को बहुत कम उल्लेख करना। ये अगर एकेडमी में ऐसा हो रहा है, अगर इस तरह करते हैं तो वो क्या नाम है, लिंग भेदभाव को बढ़ावा देता है। पुरुषों की तुलना अधिक की जा रही है, महिलाओं की उपलब्धि को कम उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, सभी लोग इक्वलिटी के भाव से देखा जाता है। इस रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए पुरुष और महिलाओं को समान अवसर दिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम आंका जा रहा है तो वहाँ पर अकादमिक पाठ्यक्रम में लिंग भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अभी 24 नंबर प्रश्न कैंसिल है, क्योंकि देखिए डिस्पेक्सिया के लक्षणों में से एक है। यहाँ पर डिस्पेक्सिया कुछ नहीं, यहाँ पर डिस्ग्रेफिया होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाता, एक कलम को पकड़ने और लिखने में समस्या। ठीक है, यानी लिखने संबंधी समस्या किसको कहते हैं? डिस्ग्राफिया। ठीक है, पढ़ने संबंधी डिसलेक्सिया, डिस्कैलिकुलिया गणितीय करनी समस्या। ठीक है, तो ये प्रश्न कैंसिल्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे से पीड़ित होते हैं, यानी फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे किस चीज़ से पीड़ित होते हैं? बताइए फ्रेंड्स। तो वो होते हैं डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं फोनोलॉजिकल बच्चे। डिसलेक्सिया किससे कम है? पढ़ने संबंधी विकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ने संबंधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 26 नंबर प्रश्न है, एक पिता ने अपने 4, 6 और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वे एक साथ समान विषय सीखें। ये विकास के किस सिद्धांत का खंडन होगा? एक पिता अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि 4, 6 और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वे एक साथ समान विषय सीखे। ये विकास के किस सिद्धांत से खंडन होगा? तो विकास के कौन से सिद्धांत से खंडन होगा? 4 ऑप्शन में इस भाग को छुपा हुआ। तो ये विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। जो विकास है वो परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। जैसे कि परिपक्वता से आशय है
किसी चीज़ को बचपन में बालक नहीं सीखता, लेकिन जैसे उसकी उम्र बढ़ती है यानी थोड़ा परिपक्व होता है, उस चीज़ को आसानी से समझ लेता है। तो जो विकास है ना, परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई व्यक्तियों की श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती और विकसित होती है। छोटे बच्चे बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर है। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? देखो एक बार प्रश्न को देख लीजिए। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई अवस्थाओं और श्रृंखलाओं के माध्यम से बढ़ती है, यानी कई श्रृंखला और कई माध्यम से बढ़ती है और विकसित होती है। छोटे बच्चों बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर मिलते हैं, यानी गुणात्मक भी अंतर देखने को मिलते हैं और मात्रात्मक दोनों अंतर है। तो इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था बताइए फ्रेंड्स। 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, इस बात को जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, जीन पियाजे ने कहा था। थर्ड ऑप्शन होगा जीन पियाजे वही मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी दी है जो कि बहुत ही फेमस है। 0 से 2 वर्ष संवेदीगामक मोटर स्टेट, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 वर्ष अवस्था। इस तरह इन्होंने 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्था भी दी है और इन्होंने यही बात की गई। यहाँ पर 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए कि बुद्धिमत्ता जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कई अवस्थाओं से गुजरती है और बढ़ती विकसित होती है। ये छोटे बच्चे बनाम बड़े बच्चों के गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन करने में हेल्प होती है। ये सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न। विशेष रूप से खालिस्तान के विकास के कारण शिशु गतिशील होने में सक्षम होते हैं। किस कारण से शिशु है ना, बालक गतिशील होने में सक्षम होता है? किस विशेष कारण से शिशु गतिशील होने में सक्षम होता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो वो बताना है यहाँ पर। 28 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। एक बार एक नज़र में ऑप्शंस को देख लीजिए। तो बच्चे होते हैं संवेदी और क्रियात्मक क्षेत्र दोनों से, यानी सेंसरी एंड मोटर एरिया से बच्चे गतिशील होने में सक्षम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखे होंगे बच्चे पहले संवेदी यानी सेंस करके ही सीखते हैं। उदाहरण के तौर पे बालक पहले जब अनजाने में आँख को छू लेता है तो आपको क्या कर रहा है, सेंस कर रहा, छू रहा, लेकिन जब वो जल जाता है उसको फिर दोबारा कभी नहीं सीखता, तो उसी से वो अधिगम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर रहेगा संवेदी और क्रियात्मक क्षेत्र दोनों के द्वारा वो गतिशील होने में सक्षम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान की कमी की बीमारी का कारण बन सकता है जो बच्चे की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। किस चीज़ की कमी की बीमारी का कारण बन सकता है जो बच्चे की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स बताइए। तो कुपोषण के कारण कई बीमारियों का कारण बन सकता है। बिल्कुल बच्चे को डाइट का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और स्वस्थ शरीर सब रहेगा तभी रहेगा जब पौष्टिक आहार ले और न्यूट्रिशन युक्त भोजन करे। ठीक है फ्रेंड, तो अगर न्यूट्रिशन युक्त भोजन नहीं करेगा तो उसको कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण से बालक कई बीमारी का कारण बन जाता है। देखते हैं कुछ बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तो वो कई बीमारी का कारण उनके लिए बन जाता है। तो ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कुपोषण। ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न है गुणारोपण यानी एट्रीब्यूशन किसी व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं के व्यवहार का कारण बताता है। जो गुणारोपण है, एट्रीब्यूशन किसी व्यक्ति के यानी इंटरनल आंतरिक विशेषताओं उनके व्यवहार का कारण बताता है, तो क्या कहलाएगा वो बताना फ्रेंड्स। देख लीजिए, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। फैलाव, डिस्पोजिशनल, स्थितिजन्य, पर्यावरण और सांस्कृतिक। वो उसका फैलाव को बताएगा यानी डिस्पोजिशनल करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गुणारोपण एट्रीब्यूशन किसी व्यक्ति के आंतरिक उसके अंदर की विशेषताओं का व्यवहार का कारण बताता है, वो कहलाता है फैलाव यानी डिस्पोजिशनल।
ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को एनालिसिस किया। ये आपके एमपी टेट संविदा शिक्षक भर्ती में काफ़ी हेल्पफुल कर रहेगा और भी शिक्षक एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस तरह के क्वेश्चन लाते रहूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक साधना शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते रहना साथियों, लाइक करके हमें अपना प्यार देते रहना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और आपका जो भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह मुझे कमेंट कर सकते हैं, पहले नंबर प्रश्न का आंसर ये, सेकंड का ये, और आपको ये प्रश्न सीरीज कैसे लग रहे तो वो कमेंट के माध्यम से मुझे बता भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।